अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उर्वा अज़ीम। आई एम बीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री टॉपर 2022। लेक्चरर केमिस्ट्री इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम पीपीएससी और एफपीएससी या प्राइवेट सेक्टर में जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करते हैं, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। उसके अलावा उनकी रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करते हैं। ये वीडियो नंबर 7 है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 आता है हमारे पास, हाउ विल यू मैनेज आउट स्टेशन जॉब। आउट स्टेशन जॉब के बारे में मोस्टली ये पूछा जाता है कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, या अगर आपको किसी और सिटी में पोस्ट कर दिया जाता है तो क्या आप वहाँ पे मैनेज कर लेंगे, आपके लिए इजी होगा, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो इसका हमेशा जो आंसर है वो येस ही देना चाहिए। जी, हम जा सकते हैं, क्योंकि ये चूँकि पंजाब लेवल या एफपीएससी में है तो पाकिस्तान लेवल की सीट्स होती हैं। तो उस केस में जहाँ पर सीट वेकेंट होती है आपको वहीं जाके जॉब करनी पड़ती है, और इसका कभी भी नो आंसर नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में अगर पूछ दिया जाए कि आप मैनेज कैसे करेंगे, तो आप मैनेज करेंगे अगर तो बहुत ही दूर हो तो फिर आप हॉस्टल्स वगैरह का जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि आप वहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं अवेलेबल नियर ऑल द इंस्टीट्यूट्स, तो आप वहाँ पर हॉस्टल्स में जाके तो आप इस तरह से अपनी जॉब को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आप स्टडी के दौरान रेजिडेंस आपकी हॉस्टल्स में रही है, अगर आप हॉस्टल्स में रह चुके हैं तो फिर तो आपका एक्सपीरियंस है और आप इस पर खुल के बात कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी जो हैं वो हॉस्टल्स में रह चुके हैं और हम मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ आते हैं, वाई शुड वी सेलेक्ट यू फॉर दिस जॉब। जितनी भी जॉब्स के लिए आप जाते हैं मोस्टली ये कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको ही हम इस जॉब के लिए सिलेक्ट क्यों करें, या आप अपने आप को किस तरह सूटेबल समझते हो कि आप इस जॉब के लिए बेस्ट ऑप्शन हो, अच्छा ऑप्शन हो। तो इसके बारे में आपको पहले से ही इसको प्रिपेयर करके जाना होगा। तो आपको अपनी कुछ क्वालिटीज़ को अपने सामने रखें और देन आप उसके ऊपर एक छोटा सा 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ लिख लें कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं और इस जॉब की रिक्वायरमेंट भी ये क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप उसमें जो है अपनी क्वालिटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इसके अलावा आप रेगुलर और पंक्चुअल हैं, आप क्लास को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, टीचिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं। इसके अलावा आप इस पे थोड़ी सी थिंकिंग करके तो अपना आंसर प्रिपेयर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स, हाउ दे कैन बी सेपरेटेड। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जिसकी वजह से उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास वो चूँकि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है तो वो डिफरेंट होता है। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे प्रोटियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, और इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0 है। अगर हम न्यूट्रॉन को साथ साथ देखते जाएंगे वो किस तरह से डिफरेंट है इनमें, तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। जबकि इसका जो दूसरा आइसोटोप है उसको ड्यूट्रियम कहते हैं और उसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो 2 है और इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 1 होता है। इसके अलावा ट्रीटियम में हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 2 होने की वजह से इसका मास नंबर 3 है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 के अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखें तो सब कुछ 6, 6 एंड 6 है। कार्बन 13 की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 7 है, इस वजह से इसका जो एटॉमिक मास है वो 13 हो गया। इसके अलावा कार्बन 14 की बात करें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 8 है, जिसकी वजह से इसका मास नंबर 14 हो गया। और कार्बन 12 ये भी स्टेबल होता है, कार्बन 13 ये भी स्टेबल होता है, जबकि कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है और इसी को हम कार्बन डेटिंग में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आइसोटोप्स को सेपरेट करने के डिफरेंट तरह के मेथड्स देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ फिज़िकल मेथड्स हैं, कुछ केमिकल मेथड्स हैं। फिज़िकल मेथड्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम यूज़ करते हैं डिफ्यूजन को।
चूँकि जब हमारे पास गैशियस फॉर्म में कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके कुछ आइसोटोप्स की डिफ्यूजन ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, और वो डिपेंड कर रहा होता है उनके मैस पे। तो जिसका मैस जो है वो ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो जो लाइटर एटम्स होते हैं या लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ी से ट्रैवल कर जाते हैं। इस तरह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट मेम्ब्रेन को यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर देन हमारे पास मेथड नंबर 2 आता है सेंट्रीफ्यूगल। हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है, जिसको जिप टाइप सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं, इसको यूज़ करते हुए हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये भी मैस की बेस पे, डिफरेंट मैस होने की वजह से जब हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं अपने एलिमेंट को, तो जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स में आ जाते हैं। देन हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, और ये भी गैशियस फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट टेक्निक है। मेथड नंबर 3 आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री भी कहते हैं। इसमें हम आइसोटोप को आयोनाइज करवाते हैं, देन उसको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी डिफ्लेक्शन होती है, और वो डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रही होती है आइसोटोप की E/M रेशो पे, तो जिसकी वजह से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और वहाँ से हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये एक्चुअल में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, जो कि हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। आइसोटोप की सेपरेशन में मेथड नंबर 4 है लेज़र। लेज़र चूँकि एक मोनोक्रोमेटिक इंटेंस लाइट होती है और एक ही वेवलेंथ के लिए, हम स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए इसको क्रिएट करते हैं। लेज़र को जब हम यूज़ करेंगे किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए, तो उनमें से जो एक आइसोटोप है वो प्रेफरेंशियली लेज़र की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और आयोनाइज हो जाएगा। देन हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब गुजारेंगे तो वो वाला जो आयोनाइज हुआ आइसोटोप है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड। चूँकि जो रिएक्शन रेट्स हैं वो एटॉमिक मैसेज से अफेक्ट होते हैं, तो एटॉमिक मैसेज आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये आइसोटोप्स डिफरेंट रेट्स के साथ रिएक्शन देते हैं, और इसी वजह से जो लाइटर आइसोटोप्स हैं वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं या जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं, जबकि जो हैवी आइसोटोप्स होते हैं वो जल्दी एवेपोरेट या रिएक्ट नहीं करते। इस तरह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट मेथड आता है हमारे पास ग्रेविटी मेथड। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन बी प्योरीफाइड। इस मेथड से हम कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को प्योरीफाई करते हैं, जबकि हम इन गैसेस को लिक्विफिकेशन टेम्परेचर तक कूल करते हैं, और इसके नतीजे में जो हैवी आइसोटोप्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जबकि जो लाइटर आइसोटोप्स हैं वो राइज हो जाते हैं। इस तरह से हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये मेथड से आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए इनका सिर्फ जनरल सा आपको प्रिंसिपल आना चाहिए और इनके नेम्स आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ एलोट्रोपी? एलोट्रोपी एक एलिमेंटल टर्म है, जबकि इससे पहले हमने जो टर्म एक स्टडी की थी पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से, तो वो कंपाउंड्स के लिए यूज़ होने वाली टर्म है। उसमें भी एक कंपाउंड था और वो डिफरेंट तरह की फ़िज़िकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा था। इसमें हम एलिमेंट की बात करेंगे। अगर हम एलोट्रोपी का वर्ड देखें तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है। एलोज मीन अदर, ट्रोपोज मीन फॉर्म। अदर फॉर्म मीन कि एक ही एलिमेंट है, उसकी डिफरेंट तरह की फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। एलोट्रोपी को एलोट्रोपिज्म भी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट to exist in two or more different forms in the same physical state is known as allotropes of element. Allotropes जो होते हैं इनके different structural modification होती हैं एक ही एलिमेंट की, डिफरेंट तरह की जब वो structurally modify हुए होते हैं तो उनको हम allotropes कहते हैं। allotropes of carbon में हमारे पास फॉर्म्स आती हैं, डायमंड आ जाता है, फ्लोरीन्स आती हैं, इसके अलावा ग्रेफाइट आता है, इसके अलावा और भी इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मेनली इन तीन को ही स्टडी किया जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये डायमंड है। डायमंड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना होता है। इसमें एक कार्बन 4 नियरेस्ट कार्बन्स के साथ टेट्राहेड्रली अटैच होती है, तो जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेक्सागोनल लेयर्स जो हैं वो लेयर्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुई होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरीन एक होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि जो कार्बन, ये कार्बन है यहाँ पर,
तो एक कार्बन्स का एक पूरा नेटवर्क बना होता है और ये अंदर से होलो होता है, और ये कार्बन 60, कार्बन 70 या डिफरेंट तरह की कार्बन्स के नंबर्स में अवेलेबल होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इसका जिसको हम स्टडी करते हैं वो कार्बन 60 ही होता है। इसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं। यही वाला जो स्ट्रक्चर है, जब ये ट्यूब्स की फॉर्म में आ जाता है और ये नैनो स्केल पे होता है, मीन कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा होता है, नैनो लेवल पे होता है, तो ये इसको फिर हम कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। और ये जो जितनी भी ये वाली इसकी फॉर्म्स हैं अब वाइडली स्टडी की जा रही हैं, उनको डिफरेंट तरह की इनकी एप्लीकेशंस डिस्कवर हो रही हैं और इनको डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। कार्बन की अगर हम देखें तो ये दो तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन की अगर मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये डायमंड फॉर्म है हमारे पास। इसके अलावा ग्रेफाइट फॉर्म आ जाती है और फ्लोरीन या CNT फॉर्म। CNT स्टैंड्स फॉर कार्बन नैनो ट्यूब्स। इसके अलावा एमॉर्फस फॉर्म्स अगर हम कार्बन की देखें, ये भी इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ही हैं। तो इसमें हमारे पास कोक आ जाता है, कार्बन ब्लैक आ जाता है और चारकोल आ जाता है। ये सारे जो हैं ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम अपने जो पेट्रोलियम है उसको जो हमारा कॉल है उसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं, तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे कोक, कार्बन ब्लैक और चारकोल बन के आता है। Allotropes are different structural forms of same element in the same physical state। अभी यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल ली है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 2 जो है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है और इसी तरह वाइस वर्सा, तो ये भी दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस है, अगर यही चेन्स की फॉर्म में आ जाए तो रेड फॉस्फोरस बन जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस है। तो ये इसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस दिखाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ आते हैं। हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट से हम बेंजीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन के आएगा जो कि लाइम कहलाता है। देन हम इसको कोक के साथ ट्रीट करवाएंगे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे और कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड की हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे ये एसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइन या एसिटाइलिन इसको जो भी आप कह लें, और साथ में लाइम वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास जो एथिलीन है ये इसको रेड हॉट ट्यूब में से हम गुजारेंगे और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके आप कन्वर्जन यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो बॉन्ड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इस तरह से ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ आते हैं। वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड बट इन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स क्लियर। जब हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो वो मिल्की अपीयरेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि हम मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से जब पास करें तो वही सॉल्यूशन वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में से पास करवाते हैं तो वो मिल्की हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट चूँकि वाटर में इनसोलूबल है इस वजह से ये एज ए टर्बिड सॉल्यूशन हमें वाटर का टर्बिडिटी के तौर पर हमें उसके अंदर नज़र आ रहा होता है। जब हम मज़ीद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि वाटर सोलूबल है, जिसकी वजह से वो हमें वाटर में नज़र नहीं आता और वाटर क्लियर सॉल्यूशन के तौर पर नज़र आएगा। तो ये इसकी रीज़न थी। अभी यहाँ पर एक आप टेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल वाटर था और इधर हमारे पास लाइम वाटर था। तो जब यहाँ पर एक्सहेलेशन की तो वाटर में कोई भी चेंज नहीं आया, जबकि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया, क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं कि लाइम वाटर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और ये वाइट PPT होते हैं। जब ये मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन में सोलूबल है, इसीलिए इसका क्लियर सॉल्यूशन आता है। लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इस केस में जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा
और ये सोडियम कार्बोनेट का पीपीटी नहीं होगा और ये भी क्लियर सॉल्यूशन ही होगा क्योंकि ये वाटर में सोलूबल होता है सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह जब सोडियम कार्बोनेट का मज़ीद रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और जो कि वो भी सोलूबल है, इसीलिए इसका जो रिएक्शन है इसमें जो सॉल्यूशन बनता है वो दोनों ही क्लियर सॉल्यूशंस बनेंगे, अनलाइक कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ आते हैं। वाई कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसोलुबल इन वाटर बट कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ सोलुबल। कोई भी सॉल्ट जो है जब उसके एनाइन और केटाइन का साइज़ कंपेरेबल होता है तब उनके अंदर स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको उसका जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना और उन आयंस को सेपरेट करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जबकि ऐसे सॉल्ट्स जिनमें कि केटाइन और एनाइन के साइज़ में डिफरेंस होता है, मीन के या तो एक लार्ज होता है और दूसरा जो है वो स्मॉल होता है, तो उनको सेपरेट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। और यही रीज़न है कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती हैं। इस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता और जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे हाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। इस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसोलुबल है वाटर में, जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट वो सोलुबल है वाटर में। नंबर 88 की तरफ आते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कॉजेज हार्डनेस इन वाटर बट नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन जो हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं, ये एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हैं, वाटर में सॉल्ट की सोलबिलिटी और कैल्शियम कार्बोनेट की इनसोलबिलिटी। अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो वो हार्डनेस कॉज करता है क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में आयोनाइज हो जाता है और हार्डनेस वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से होती है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में हार्डनेस कॉज नहीं करता क्योंकि ये वाटर में आयोनाइज नहीं होता और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही रहता है। इसी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम आयंस डोनेट नहीं करता वाटर में, जिसकी वजह से ये वाटर में हार्डनेस कॉज नहीं करता, जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस कॉज करता है। इसीलिए हम जब वाटर को की टेम्परेरी हार्डनेस को हमने रिमूव करना होता है तो हम उसकी बॉइलिंग करवाते हैं और बॉइलिंग के दौरान कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एज ए प्रेसिपिटेट हम वाटर में से सेपरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ आते हैं। सोलबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। डिफरेंट तरह की एल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल या ट्रांजिशन मेटल की जो सॉल्ट्स होती हैं उनकी वाटर में सोलबिलिटी के बारे में डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनका एक जनरल जो एक ओवरव्यू है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम और रुबिडियम आता है। इनकी मोस्टली सॉल्ट्स जो हैं वो सोलुबल होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं लेकिन मोस्टली इनकी सॉल्ट्स जो हैं वो सोलुबल होती हैं। देन अमोनियम आयंस की जितनी भी सॉल्ट्स हैं वो वाटर में इजीली सोलुबल होती हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल के जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो वाटर में इजीली सोलुबल होते हैं। इसके अलावा क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स भी सोलुबल होते हैं और विद सम एक्सेप्शंस। उन एक्सेप्शंस में हमारे पास सिल्वर, लेड एंड मर्करी के जो हेलाइड्स हैं वो इनसोलुबल होते हैं। सिल्वर की मोस्ट सॉल्ट्स जो हैं वो इनसोलुबल होती हैं, जबकि सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर ऑक्सालेट जो हैं ये वाली सॉल्ट्स जो हैं ये वाटर में सोलुबल होती हैं और बाकी सारी जितनी भी सिल्वर की सॉल्ट्स होती हैं वो इनसोलुबल होती हैं। मोस्टली जो सल्फेट सॉल्ट्स हैं वो सोलुबल होते हैं, लेकिन कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, मर्करी सिल्वर के सल्फेट और स्ट्रोंशियम के सल्फेट, ये सारी जो हैं ये इनसोलुबल होते हैं। मोस्ट हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स आर ओनली स्लाइटली सोलुबल, जबकि ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो इजीली सोलुबल होते हैं। ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो स्लाइटली सोलुबल होते हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड इनसोलुबल होते हैं, जिनमें कि ये एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। सल्फाइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर मोस्टली अनसोलुबल, जिनमें हमारे पास कैडमियम सल्फाइड आ जाता है, आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और सिल्वर सल्फाइड। ये सल्फाइड्स इनसोलुबल होते हैं, इसी वजह से हम जब बेसिक रेडिकल्स जिनमें कि मोस्टली मेटल्स ही होती हैं तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं जब सॉल्ट एनालिसिस में, वहाँ पर हम H2S
को एज ए ग्रुप रीजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि रेलेवेंट जो मेटल है हमारी वो सल्फाइड बना के प्रेसिपिटेट आउट हो जाए और हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाए कि इसमें ये वाला बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। देन हमारे पास कार्बोनेट्स जो हैं वो मोस्टली इनसोलुबल ही होते हैं, जैसे ग्रुप 2 के जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो इनसोलुबल हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स के कार्बोनेट्स भी इनसोलुबल होते हैं। देन हमारे पास करोमेट्स CrO4-1 जो हैं ये करोमेट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ये सब के सब इनसोलुबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास लेड क्रोमेट एक इनसोलुबल सॉल्ट है, जबकि बेरियम क्रोमेट, लेड क्रोमेट एंड बेरियम क्रोमेट ये दोनों ही इनसोलुबल सॉल्ट्स होती हैं। फॉस्फेट्स की बात की जाए तो कैल्शियम फॉस्फेट और सिल्वर फॉस्फेट जो हैं ये इनसोलुबल फॉस्फेट्स हैं। फ्लोराइड्स में बेरियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और लेड फ्लोराइड जो हैं ये मोस्टली इनसोलुबल हैं। ये जनरल सा था सब सॉल्ट्स के बारे में। इसमें से आप जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और इसके अलावा हेलाइड्स, इनके बारे में आप ज़रूर इसको मेमोराइज़ कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में दिखाया गया है कि इसमें जो Y है वो शो कर रहा है सोलुबल सॉल्ट्स को, N शो कर रहा है नॉन इनसोलुबल सॉल्ट्स को और S शो कर रहा है स्लाइटली सोलुबल सॉल्ट्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके फ्लोराइड सोलुबल हैं और किसके हाइड्रोक्साइड सोलुबल हैं और किसके नहीं सोलुबल। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ शिफ्ट बेस, टेल इट्स एप्लीकेशन। शिफ्ट बेस एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये एक इमीन होती है जिसमें कि कार्बन की दोनों वैलेंसी और नाइट्रोजन की जो एक वैलेंसी है वो किसी भी R ग्रुप के साथ सेटिस्फाई हुई होती है। यहाँ पे अगर हम R3 की बात करें तो वो कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता। जबकि R1 और R2 जो हैं वो अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, एराइल्स भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। शिफ्ट बेसिस आर सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इनको पिगमेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं, डाइस के तौर पर यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट ये काम करते हैं। इसके अलावा ये पॉलीमर स्टेबलाइज़र के तौर पर काम करते हैं। इसीलिए शिफ्ट बेसिस फूड इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ होते हैं, डाई इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा कैटालिसिस में यूज़ होते हैं। फंजीसाइडल, एग्रोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भी शिफ्ट बेसिस को वाइडली यूज़ किया जाता है। ये हम स्ट्रक्चर की इसकी पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड N है, N के साथ भी एक R ग्रुप लगा हुआ है। ये R3 की हम बात कर चुके हैं। ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता, अल्काइल या एराइल होगा। R1 और R2 अल्काइल, एराइल या हाइड्रोजन हो सकते हैं। शिफ्ट बेसिस को सिंथेसाइज करने का तरीका देख लेते हैं। शिफ्ट बेसिस को सिंथेसाइज करने के लिए एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन करवाया जाता है किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में हेमी एमिनल एक कंपाउंड बनता है जो कि डिहाइड्रेशन के बाद इमीन बना देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने प्राइमरी अमीन लिया, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ और ये एज ए वाटर बन के निकल जाएगा। इसका पूरा मैकेनिज़्म आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये शिफ्ट बेस बनी और इसकी डिहाइड्रेशन होगी, और बल्कि ये डिहाइड्रेशन होने के बाद ही बनी है। नेक्स्ट अब इसमें अगर प्रोटॉन ऐड होता है तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्रोटॉन इसमें से हम निकाल दें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये प्रोटोनेटेड शिफ्ट बेस है जो कि जिसकी हमने बहुत सारी एप्लीकेशन पिछली स्लाइड में पढ़ी हैं। अभी अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअल में इसमें रिएक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले प्रोटोनेशन हुई हाइड्रोक्सल ग्रुप की, देन यहाँ से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है और वाटर एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो एलिमिनेट हुआ और ये शिफ्ट बेस बन के आ गई। तो ये थी आज की वीडियो। आज हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मेहनत करते रहें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट। अल्लाह हाफिज़।